नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRO चैनल पर स्वागत है। जब पूरा विश्व 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहा है, तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन जो करीब 18 साल से मानवाधिकार के ही कार्यों में लगा है, उसके लिए भी यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वह आपके सामने कुछ ऐसे बिंदु ज़रूर रखे जिससे यह स्पष्ट हो सके कि राष्ट्र राज्य की संकल्पना में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दुनिया के सामने लाया गया, तो क्या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना जैसा रह गया या वास्तव में इसकी कोई भूमिका दिखाई देती है? अगर एक सामान्य व्यक्ति से आप पूछेंगे तो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, सीरिया की स्थिति जो है, जॉर्डन की जो स्थिति है, बांग्लादेश में जिस तरीके से नरसंहार चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थितियां हैं, उन सब को लेकर आपको स्वयं यह लगेगा कि जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र है वह आभासी ज़्यादा है, वास्तविकता के धरातल पर कम है। क्योंकि कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था इन सारे अनुच्छेदों में नहीं की गई है कि जिसमें लिखा होता कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया यह चार्टर जो भी देश नहीं मानेगा उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। और यह निश्चित रूप से प्रभावी होगा कि विश्व का कोई भी देश उस देश के साथ आर्थिक, व्यावसायिक किसी भी तरह का संबंध न रखे। बल्कि उसके विपरीत क्या किया गया कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कहा गया कि असाइलम यानी अगर कोई व्यक्ति शरणार्थी के रूप में किसी भी देश में जाएगा तो उसे इनकार नहीं किया जाएगा। और ऐसी स्थिति के कारण विश्व का कोई भी देश हिंसा, नरसंहार करने में कहीं पर भी मानवाधिकार में मानव को कभी अपने विमर्श में लाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस घोषणा पत्र का जो पहला अनुच्छेद है, विच टॉक्स अबाउट एवरीवन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल, जहाँ पर स्वतंत्रता और समानता की बात हो रही है, वहाँ पर ही यह एक प्रतिबंध के साथ है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पैदा हो रहा है वह किसी न किसी धर्म का सदस्य है, किसी जाति का सदस्य है, किसी संप्रदाय का सदस्य है। उस स्थिति में वह व्यक्ति जन्म के समय से ही यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह असहाय होता है, कि वह वास्तव में जिस धर्म जाति के साथ उसे पाला पोसा जा रहा है उसको स्वीकार भी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इस चार्टर में इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि विश्व स्तर पर किसी भी देश में 18 साल पूरे होने पर इस चार्टर में यह व्यवस्था है कि विश्व स्तर पर कोई भी व्यक्ति 18 साल पर जिस धर्म जाति में रहना स्वीकार किया करेगा वही उसका वास्तविक धर्म माना जाएगा, उसकी जाति मानी जाएगी और दस्तावेजों में उसका नाम उसी तरह से दर्ज कर लिया जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि एक होड़ मच जाएगी जिसमें शायद लोग इस तरह से लोगों को प्रेरित करेंगे कि वह धर्म परिवर्तन करें या अपने बारे में गलत वक्तव्य दें। लेकिन जब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं और उनके अवधारणा वर्स्टेहन की बात करते हैं, जहाँ पर यह हमेशा से एक शोध का विषय रहा है कि आप क्या कह रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, जिस पर आप शोध कर रहे हैं वह उस बारे में क्या सोचता है। तो वैश्विक स्तर पर यह होना चाहिए था कि जिस मानव की सुरक्षा संरक्षा के लिए यह बनाया गया था वह वास्तव में जन्म से ही रहने वाले उस धर्म और जाति के साथ रहना चाहते थे या नहीं, इसकी कोई भी संकल्पना नहीं है। वैसे तो आपको यह तर्क कोई भी दे देगा कि ऐसा नहीं है, आप किसी भी समय कोई धर्म छोड़ सकते हैं, कोई जाति छोड़ सकते हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था में जब भी आप कोई जाति छोड़ेंगे तो आपकी जो मूल जाति है उसके आधार पर ही आपका न्याय होगा।
भारत जैसे देश में इसके बहुत से ऐसे प्रकरण हैं कि अगर किसी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है तो वह अपने मूल धर्म के लाभ को नहीं ले सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दलित व्यक्ति है अगर वह ईसाई बन गया है तो चूंकि हिंदू की परिभाषा में दलित आता है और हिंदू की परिभाषा में बौद्ध, जैन, सिख आते हैं, लेकिन ईसाई नहीं आता है, इसलिए उसको वह लाभ नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि मेरे इस बात पर विरोध हो कि वैश्विक स्तर पर यह एक मकड़जाल जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ उस अनुच्छेद 1 की बात कर रहा हूं जिसमें व्यक्ति के पास यह कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वह जन्म के बाद जब अपने बुद्धि के द्वारा या सोचने, समझने और विश्लेषण करने की ताकत पाता है तब वह यह निर्णय ले कि जो विश्व के सारे धर्म हैं, जाति हैं, उसमें वह किसका सदस्य रहना चाहता है। एक आभासी तथ्य के रूप में इसमें अनुच्छेद 23(2) में यह बताया गया कि सभी व्यक्ति को समान कार्य समान वेतन मिलेगा। भारत जैसे देश में संविधान के 39 घ में भी यह व्यवस्था की गई, लेकिन सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र और संविधान के दायरे में क्या किसी भी व्यक्ति को इस वेतन की समानता का बोध होता है? बल्कि जिस तरीके से वेतन जैसी व्यवस्था में निरंतरता, इंक्रीमेंट, पेंशन आदि को हटाते हुए इसे सिर्फ आउटसोर्सिंग की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया, जहां पर व्यक्ति की न नौकरी स्थिर है, न उसे पेंशन मिलना है, न इंक्रीमेंट मिलना है, वहां पर यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जिस गरिमापूर्ण तथ्यों की बात मौलिक अधिकार के रूप में की जाती है और भारत के संदर्भ में अनुच्छेद 21 में जिस गरिमापूर्ण जीवन की बात की जाती है, वह गरिमापूर्ण जीवन क्या वास्तव में आप प्राप्त कर सकते हैं? और तब जब आप यह जानते हैं कि आपके जीवन में कोई भी अब निरंतरता वेतन पाने में नहीं है, स्थायित्व नहीं है, तो आप इसके विरुद्ध अगर अपनी आवाज़ खुलकर नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या यह मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है? अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित कर दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि विशाल जनसंख्या और आप जैसे तमाम पढ़े लिखे बेरोजगारों की खड़ी पंक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया जाना कि आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं, और अगर आप अपनी बात कहेंगे तो जो जीविकोपार्जन के आपके सामने साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें ना पेंशन है, ना स्थायित्व है, ना इंक्रीमेंट है, वह भी चला जाएगा। क्या यह एक नई तरह की गुलामी नहीं मानते हैं आप? और इस गुलामी के अर्थ को अगर हम स्पष्ट करते हुए देखें तो देश में जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पूर्व की सरकारों के द्वारा जिस तरह से देश में गरीबी को छिपाया गया, और वर्तमान की सरकार ने इस बात को स्वीकार करते हुए कि 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपना 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा सकते हैं, उस स्थिति में राज्य की संकल्पना में तो यह हो गया कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवाधिकार की स्थापना हो गई कि सभी को अनाज मिल रहा है 5 किलो, लेकिन एक गरिमापूर्ण जीवन और अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, जीवन को एक गरिमापूर्ण ढंग से जीने का जो संदेश मानवाधिकार घोषणा पत्र में है, क्या वह वास्तविकता के धरातल पर आपको कहीं भी दिखाई देता है? जिस नरसंहार और जीनोसाइड को रोकने के लिए 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र दूसरे विश्व युद्ध के बाद लाया गया, क्या किसी भी देश का कोई मानव या वहां का नागरिक आज अपने उस नरसंहार को रोकने के लिए या अपने ही देश के शासन और सत्ता के विपरीत खड़े होने की साहस रख सकता है? क्या रूस का ही आदमी
रूस के सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर यह कह सकता है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए? क्या यूक्रेन के लोग यह खड़े होकर कह सकते हैं? क्या फिलिस्तीन के लोग कह सकते हैं? क्या इजराइल के लोग कह सकते हैं? क्या सीरिया के लोग कह सकते हैं? क्या जॉर्डन के लोग कह सकते हैं? क्या बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? अगर नागरिकों के शांति से और गरिमापूर्ण रहने की अभिव्यक्ति को कहने की स्वतंत्रता नहीं है और राज्य द्वारा उस पर कोई सार्थक निर्णय लेते हुए किसी भी एक व्यक्ति को बेवजह मरने से रोकने का प्रयास नहीं करना है, तो वहां पर आकर सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र अपनी न्यूनतम स्थिति में सिर्फ आभासी और एक कोरी संकल्पना रह जाता है। प्राकृतिक मृत्यु का अधिकार सभी को होना चाहिए। प्राकृतिक मृत्यु का कोई अधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में नहीं है। हम पैदा हुए हैं तो हमको प्रकृति के द्वारा ही मौत मिलनी चाहिए। ये युद्ध के द्वारा, हिंसा के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा, सीमाओं के अतिक्रमण के द्वारा दी गई मौत निश्चित रूप से एक कृत्रिम मौत है और मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। लेकिन यहीं पर आकर संयुक्त राष्ट्र संघ न सिर्फ बौना दिखाई देता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की तरफ ध्यान जाता है जहां पर यह प्रतीत होता है कि इस पूरे विश्व में सिर्फ एक विमर्श दिया गया है कि मानवाधिकार संतुलित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वहां से संयुक्त राष्ट्र की स्थिति खत्म हो गई। उसने कहा ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये चार्टर है। अब उस चार्टर के अनुसार से लोगों ने अपने अपने देश में एक्ट बना लिए। भारत जैसे देश में भी ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बन गया। लेकिन उस 1993 एक्ट के प्रभाव कितने हैं? अगर किसी को सड़क पर नग्न किया जा रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं पे किसी को आवास नहीं मिल रहा है, तो वह सारी स्थिति बताती है कि मानवाधिकार एक छद्म अवधारणा है जिसके आधार पर लोगों को यह छद्म विश्वास दिलाया जाता है कि वह भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन उस अच्छा जीवन जीने की स्थितियों में उनके प्रयास तो शामिल हुए, लेकिन उनकी सुरक्षा जो राज्य को करनी थी वह कहीं नहीं दिखाई देता है। बहुत से बड़े बड़े व्यवसायी, अमीर लोग बांग्लादेश में मार दिए गए, जिंदा जला दिए गए। क्यों? क्योंकि राज्य ने उनको यह तो अवसर दिया कि अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है, लेकिन उस व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कोई राज्य कर सका। बल्कि राज्य द्वारा, राज्य की अवधारणा में सिर्फ इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि राज्य अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने यहां रहने वाले नागरिकों से किस तरीके से धन अर्जित करके, चाहे वो टैक्स प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, दूसरे शुल्क हो, दूसरे प्रभार हो, उनको लगाकर वह अपने को स्वयं कैसे मजबूत रख सकता है। राज्य और नागरिक के बीच में राज्य सबसे पहले अपने लिए सोचता है। यही कारण है कि किसी भी देश में शराब भी बिकती है, किसी भी देश में धूम्रपान भी चलता है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू और राजस्व की प्राप्ति पर विशेष ध्यान देना रहता है, जो उनके राजस्व से उस राज्य को मजबूत करेंगे। वहां पर एक व्यक्ति के जीवन में शराब पीने से, धूम्रपान करने से कैंसर जैसी स्थितियां, लिवर फेल होने की स्थितियां, इन पर कोई भी कार्य राज्य द्वारा व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को ध्यान में लेकर नहीं किया जाता है। सिर्फ आभासी तौर पर वहां पर व्यक्ति के विवेक पर यह बात छोड़ दी जाती है कि वह चाहे तो शराब पिए और चाहे तो ना पिए, बस लिख दिया जाता है सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। लेकिन यही बात को जब वो आत्महत्या करता है तो नहीं स्वीकार किया जाता है। एक राज्य के रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति सिगरेट पिए, शराब पिए, अपने को मार ले, तो यह मान लिया जाता है कि वह समझदार व्यक्ति है, उसके बाद करना चाहता है करे। लेकिन वही समझदार व्यक्ति अपनी सारी स्थितियों को समझते हुए अगर आत्महत्या कर रहा है तो वह आईपीसी की धारा 309 में गैरकानूनी मान लिया जाता है। और यहीं पर आकर
मानवाधिकार एक द्वंद्व में दिखाई देता है, एक विमर्श में दिखाई देता है कि एक जगह जहां राज्य ये समझती है कि अगर जानने के बाद कि हेल्थ के लिए सिगरेट पीना खराब है और वह पी के मरना चाहता है तो कोई बात नहीं, मरे। लेकिन अगर वह खुद आत्महत्या करना चाहता है, यूथनेशिया के लिए अगर वो प्रार्थना कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक इच्छा मृत्यु के प्रकरण पर जो संदेश दिया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति की पूरी सुरक्षा करें, लेकिन उसे इच्छा मृत्यु नहीं दी। लेकिन सिगरेट पीना और शराब पीना इच्छा मृत्यु जैसा क्यों नहीं है? एक व्यक्ति जो लगातार शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्या यह उसके द्वारा स्वीकार किया गया इच्छा मृत्यु नहीं है? इसे किस तरह से शौक से जोड़ के देखा गया, इस पर राज्य ने कभी भी अपनी स्थितियां नहीं किया। एक तरफ जीवन से हार चुका व्यक्ति, दम तोड़ता व्यक्ति कोर्ट जाकर भी यूथनेशिया इच्छा मृत्यु का ऑर्डर नहीं प्राप्त कर सकता है, वह आत्महत्या नहीं कर सकता है क्योंकि जीवन से ऊब चुका है। लेकिन वह सिगरेट पीकर, शराब पीकर चिकित्सा व्यवस्था पर बोझ बनकर, आर्थिकी पर बोझ बनकर अपनी आत्महत्या कर सकता है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह के छद्म आत्महत्या को स्वीकार कर रहे हैं, वह मानवाधिकार उल्लंघन के अंतर्गत क्यों नहीं आते हैं, इस पर कहीं कोई बात नहीं है। पैसिव स्मोकिंग की बात है कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो दूसरे को भी आपके धुएं से तकलीफ हो सकती है। और इसके लिए मैं चाइना गया, थाईलैंड गया, वहाँ पर स्मोकिंग जोन्स बने कि दूसरे को धुआं नहीं, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति इनहेल करता है वह धुआं, तो उससे ज़्यादा उसको भी स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आपके इस कृत्य से कितना नुकसान हो रहा है परिवार को, उस व्यक्ति को, इस पर राज्य द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ इसलिए मानवाधिकार के आईने में नहीं कहा गया है क्योंकि यह राजस्व का एक स्रोत है। मनुष्य उसका उपभोग कर कर राजस्व की प्राप्ति के लिए यह कार्य करे तो ना तो वह इच्छा मृत्यु का माना जाएगा, ना वह आत्महत्या माना जाएगा। वह उपभोक्तावादी संस्कृति है। लेकिन अगर वह इच्छा मृत्यु चाहता है क्योंकि उसका घर बिखर गया है, अब वो इलाज नहीं करा पा रहा है, अगर उसके अब खर्चा नहीं चला पा रहा हो, जीवन अब वो जीना नहीं चाहता क्योंकि इस पृथ्वी पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वह नहीं कर सकता, वह गैर कानूनी है। और यहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ कि विश्व के बहुत बड़े बड़े लोग इस पर, जो अपने को अकादमिक क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं, जो अपने को दार्शनिक क्षेत्र से जोड़ के देखते हैं, उन्हें मानवाधिकार की संकल्पना को समझना चाहिए। क्योंकि मानवाधिकार शब्द एक अवधारणा के रूप में बहुत ही विसंगतिपूर्ण शब्द है, क्योंकि मानव के अधिकार निश्चित रूप से सकारात्मक होने चाहिए, और जब उसके अधिकार सकारात्मक होने चाहिए तो उसके द्वारा जो भी आचरण गलत किया जा रहा है वह सारे प्रतिबंधित होने चाहिए। अगर वह चोरी करना गलत माना जा रहा है, उसके द्वारा किसी की हत्या करना, तो अपनी ही शराब पीकर, सिगरेट पीकर हत्या करना भी मानव के द्वारा अपने स्वयं के अधिकारों का हनन क्यों नहीं है? इस पर बहुत बृहद बहस होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में मुझे नहीं दिखाई देती है, वह यह है कि आपने किसी को जनजाति कह दिया, किसी को अनुसूचित जाति कह दिया। ऐसे लोगों को आपने एक कटघरे में खड़ा करके उसके अंदर जीने को मजबूर किया है। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर जनजाति का टैग लगे, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर अनुसूचित जाति का टैग लगे। वो सिर्फ देश के संविधान और कानून में एक नागरिक बनकर रहना चाहते। तो देश में वह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि चाहे वो आरक्षण हो, चाहे नौकरी, कोई भी कार्य हो, उसमें धर्म और जाति के अलावा देश के जो केवल नागरिक बन के रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी धर्म में बांट के देखा जाए, उन्हें किसी जाति में देखा जाए, उपजाति में देखा जाए, उन्हें जनजाति में, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना में राज्य का अपना एक संविधान होगा, राज्य की अपनी संप्रभुता होगी,
तो उस संविधान और संप्रभुता को मानने वाले भी व्यक्ति की एक कैटेगरी होनी चाहिए। उसमें आप उसे नागरिकता तो दे रहे हैं, जैसे भारत में अनुच्छेद 5 से 11 तक डिफाइन है, लेकिन उस नागरिकता देने में यह भी होना चाहिए कि आज के बाद वह उस अपने जाति और धर्म के साथ जीना चाहता है कि नहीं जीना चाहता है तो आप जो आरक्षण दे रहे थे वो आरक्षण न दीजिए, उसे वो सुविधाएं न दीजिए। वह सीधे रूप से सिर्फ एक सामान्य नागरिक बन के जीना चाहता है, उसे सामान्य बनने का मौका दीजिए। लेकिन इसकी व्यवस्था न करने के कारण, बल्कि आरक्षण जैसी व्यवस्था को कर देने के कारण न सिर्फ भारत जैसे देश में मानवाधिकार अपने बहुत गंभीर स्थिति में दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता के समय जो जनजातीय समूह भारत में 212 केवल थे, आज वो 706 से ऊपर चले गए हैं। जनसंख्या जो है 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। वह सिर्फ इसलिए है कि हमने जो रोटी का लालच दिया, जो स्थायित्व का लालच उन्हें दिया है, उसके कारण जो गरिमापूर्ण जीवन है वह विलोपित हो रहा है। वह नौकरी तो पा गए, लेकिन वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर कभी गरिमापूर्ण जीवन और सम्मान समाज में नहीं पाए। उन्हें हमेशा एक तिरस्कार की नज़र से देखा जा रहा है, और तिरस्कार की नज़र से देखना, सामाजिक रूप से अपमानित होते रहना क्योंकि उन्हें आरक्षण मिल रहा है, वह भी मानवाधिकार का एक गंभीर विषय होना चाहिए था, और उसके आधार पर भी मानवाधिकार की व्याख्या होनी चाहिए थी। आप कहेंगे कि किसी को भी सार्वजनिक रूप से इस तरह कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और एट्रोसिटीज़ एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 3 में दिया है। लेकिन एक व्यक्ति जब खुद ये नहीं चाहता है, ये तो दूसरे व्यक्ति ने गाली दिया है, उसे सार्वजनिक रूप से कहा है, लेकिन एक व्यक्ति जिसे आपने जनजाति कहकर उसी जनजाति में बैठा दिया है, वह उससे निकलना चाहता है। वह चाहता ही नहीं उसमें रहना, क्योंकि वह अपने को सिर्फ एक मानव के रूप में अनुभव करना चाहता है। क्या उस मानव के अनुभव के लिए मानवाधिकार में कोई व्यवस्था कराई गई? कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि लाखों करोड़ों आदिवासी ऐसे हैं जो लोगों के घर में नौकर बन के रह रहे हैं। तो समान रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन नहीं है, और टैग हमेशा आदिवासी का है। बाछेड़ जनजाति जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रहती, देवास में, उसकी पहली लड़की को वैश्यावृत्ति ही करनी पड़ती है। मानवाधिकार के आईने में यह जरूरी क्यों? सांसी, बेड़िया, बाछेड़, इन जनजातियों में क्यों एक लड़की पहली वैश्यावृत्ति में जाए? उसका मानवाधिकार कहाँ है? इसे संस्कृति कहकर कैसे विलोपित किया जा सकता है? लुसाई जनजाति, जौनसार जनजाति, टोडा जनजाति, किसी में भी एक औरत अगर एक ही व्यक्ति के साथ रहना चाहती है तो उसे क्यों मजबूर किया जाए कि वह बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह में रहे? जबकि यह भी स्थापित है कि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं। और फिर एक शरीर का मनोविज्ञान होता है, हर समय व्यक्ति सेक्स में ही नहीं डूबा होता है, और उस मनोविज्ञान के विपरीत हर समय 5 व्यक्ति हैं तो 5 का अलग अलग मन है, तो उससे तो उस औरत की शरीर का शोषण हो रहा है, उसके साथ क्रूरता हो रही है, जिसकी स्थापना हम संस्कृति के कारण किए रहते हैं। ऐसी व्यवस्था को मानवाधिकार में समाप्त करने की स्थितियां क्यों नहीं दी गई? यह भी सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में होना चाहिए था, जो नहीं है। और आज इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैंने, जबकि यह कुछ बड़ा वीडियो हो गया, मैंने मानवाधिकार पर यह वीडियो बनाया ताकि आलोक चांटिया की बातों पर आप विमर्श करें, अपनी बातों को रखें, और मानवाधिकार पर एक वास्तविकता के धरातल पर कुछ लाया जा सके जो कहीं नहीं दिखाई देता है। नमस्कार।